अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी ने जाति मामले में समिति से थोड़ी मोहलत मांगी है, समय की मांग की है। ईमेल के जरिए पत्र भेजकर दस्तावेज पेश करने के लिए ऋचा जोगी ने समय मांगा है। बता दें 8 अक्टूबर को ऋचा के भाई ऋषभ राज साधु ने छानबीन समिति के सामने पेश होकर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं, दस्तावेज जो हैं वो दिखाए थे। ऋषभ राज साधु ने समिति के सामने दस्तावेज पेश किए थे। ऋचा जोगी को कल मुंगेली जिला स्तरीय छानबीन समिति के सामने पेश होना था, लेकिन अभी उन्होंने थोड़ी मोहलत मांगी है, समय मांगा है। ईमेल के जरिए वो पत्र भेजकर दस्तावेज पेश करेंगी। ऋचा जोगी ने ये मोहलत मांगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए हम रुख करेंगे। उमेश मौर्य हमारे संवाददाता बिलासपुर से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, क्या है पूरा अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए दीपक, ये ऋचा जोगी के जाति मामला का प्रकरण है। इसमें संत कुमार नेताम जो है उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति जताई है कि जो ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र बना है वो गलत है, वो कहीं से भी गोड़ नहीं है। इस आपत्ति को लेकर जो छानबीन समिति है उन्होंने ऋचा जोगी से इस पूरे मामले को लेकर अपने दावे को पुख्ता करने के लिए 12 तारीख का टाइम दिया था। छानबीन समिति के पास पहुंचकर वो सारे अपने दस्तावेज सामने लाया और ताकि ये बताए कि वो जाति प्रमाण पत्र बना है उसमें जितने भी दस्तावेज किए हैं वो सच है। लेकिन इस मामले को लेकर ऋचा जोगी ने छानबीन समिति से कल ईमेल के माध्यम से वक्त मांगा है, टाइम मांगा है कि उन्हें टाइम दिया जाए। हालांकि 8 अक्टूबर को उनके भाई ऋषभ साधु जिला मुंगेली पहुंचकर वहां के कलेक्टर को दस्तावेज दिया है, लेकिन वो पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे। यही वजह है कि ऋचा जोगी ने ईमेल के माध्यम से अपने दस्तावेज को पुनः जमा करने के लिए टाइम मांगा है। हालांकि इस मामले को देखना होगा कि जो छानबीन समिति है वो उन्हें वक्त देती है कि नहीं। फिलहाल अभी जो अपडेट ये है कि ऋचा जोगी ने ईमेल के माध्यम से छानबीन समिति के सामने अपना तर्क रखा है, कहा है कि मुझे वक्त दिया जाए मुझे अपने दस्तावेज को जमा करने के लिए। उमेश, क्या माना जाए, मरवाही में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 तारीख को वोटिंग होना है, त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ जेसीसी-जे की तरफ से। हालांकि अभी ये माना जा रहा है कि अमित जोगी ही संभावित उम्मीदवार हैं, लेकिन प्लान बी के तहत हम देख रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ी आती है तो अमित जोगी ने प्लान बी के तहत ऋचा जोगी के नाम को लगभग फाइनल करने का ऐलान किया है। ऐसे में क्या कुछ सियासी समीकरण आप देख रहे हैं जातिगत मामले में? देखिए, अमित जोगी कल ही हमारी जब अमित जोगी से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि वो आदिवासी हैं, आदिवासी रहेंगे, उसमें कहीं कोई शक नहीं है, वो चुनाव मरवाही से लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं 3 महीना पहले जो ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा, कहीं न कहीं उनके मन में ये जरूर शंका रही होगी कि उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि उन्हें ऋचा जोगी को सामने लाया, उनके जाति प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए जिला मुंगेली से आवेदन किया और जाति प्रमाण पत्र जारी हो गया। लेकिन जैसे ही इसकी भनक विपक्ष जो सत्ता दल है उनको लगी या जो नेता है आदिवासी नेता उनको लगी तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। यानी कि कहीं ना कहीं से अमित जोगी को इस मरवाही चुनाव में लड़ने से रोका जा रहा है। ये जरूर है कि वहां पर अमित जोगी, अजीत जोगी को लेकर मरवाही की जनता में संवेदना है। लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, अपने घर का मुखिया मानते हैं, लेकिन कांग्रेस भी इसे अपने हाथ से बाजी जाने नहीं देना चाहती है। यही वजह है कि लगातार जाति के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से कल अमित जोगी ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे यदि उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया, तो आज जिस तरीके से लगातार समीकरण, जो चुनावी समीकरण बदल रहा है, उनका तो यह भी कहना था कि 16 तारीख तक के उनकी जाति को रद्द नहीं किया जाएगा। जैसे ही 16 तारीख आएगा उनके जाति को सरकार रद्द कर देगी, छानबीन समिति रद्द कर देगी और उसमें फिर वो कोर्ट भी नहीं जा सकेंगे। इसलिए उन्होंने पहले से ही ये प्लान कर लिया कि वो पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे कि भाई मैं चुनाव आदिवासी हूं, अभी तक के मेरे नाम से और कोई भी ऐसी मामला नहीं आया। चूंकि उनके पिताजी का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, लंबित है, तो जब तक के पिताजी के मामले का निराकरण नहीं हो जाता तो फिर वो कैसे रहेंगे। इससे पहले भी
उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की नेता है समीरा पैकरा, उन्होंने भी आपत्ति जताई थी। इस तरीके से देखा जाए तो जो समीकरण दिख रहा है मरवाही का, अभी फिलहाल जोगी कांग्रेस से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से दो जो प्रत्याशी है वो उतर गए हैं। डॉक्टर गंभीर उतर गए हैं बीजेपी से, वहीं कांग्रेस से के जो है के ध्रुव, बिल्कुल कृष्ण कुमार ध्रुव ने जरूर अब चुनावी आजमा रहे हैं, किस्मत आजमा रहे हैं। आप बने रहिए उमेश, में एक बार फिर रुक करूंगा मरवाही में आखिर कांग्रेस की तैयारी क्या है, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले हम देख रहे हैं कि मुंगेली जिला स्तरीय छानबीन समिति के सामने जिस तरह ऋचा जोगी को पेश होना था, उन्होंने अभी समय आने की मोहलत मांगी है। अब क्या उन्हें समय मिलता है आगे, क्या इस पे एक नया डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, ये देखना होगा। तो ये तो बात हुई ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र के मामले में जिस तरह से संत कुमार नेताम ने जो आवाज उठाई, उसके बाद कहीं ना कहीं अभी ये देखना होगा मोहलत मिलती है कि नहीं। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो मरवाही विधानसभा सीट को कांग्रेस पार्टी ने 43 अलग अलग सेक्टरों में बांट दिया है। कांग्रेस कमेटी ने मतदान केंद्र पर फोकस किया है। पीसीसी ने 43 सेक्टर में विधानसभा को विभाजित किया है और 43 दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। लक्ष्य यही है कि मरवाही सीट को हर हाल में कांग्रेस को जीतना है। एक एक क्षेत्र का जिम्मा एक एक मंत्री को दिया गया है और आज से क्षेत्र में सेक्टर प्रभारी की तैनाती भी की जाएगी। तो एक बार फिर से हम रुक करेंगे, हमारे साथ उमेश मौर्य लगातार बने हुए हैं। उमेश, 2018 के विधानसभा चुनाव को हम अगर देखें तो जीत जेसीसी-जे की हुई थी। अजीत जोगी वहां से विधायक बने थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी आई थी और कांग्रेस तीसरे पर थी। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस की फोकस और कांग्रेस के चैलेंज यही है कि हमें इस बार जीतना है। सत्ता में भी है कांग्रेस, तो क्या इसका भी कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? कांग्रेस की तैयारी कैसी देख रहे हैं आप? देखिए, 3 नवंबर को उपचुनाव के मतदान होने हैं और इसे लेकर अगर हम देखें पूरे चुनावी मुद्दे को और चुनावी समीकरण को, तो इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस इस पूरे चुनाव को लेकर बहुत गंभीर दिखाई दे रही। 3 महीने पहले से ही यहां पर जयसिंह अग्रवाल को तैनाती कर दी गई थी, जो प्रभारी मंत्री हैं वहां के। और आज जो कल सूचना आई है कि अब जो कांग्रेस है वो 4 सेक्टरों में मरवाही को बांट दिया है, विभाजित कर दिया है, जिसमें गौरेला, पेंड्रा, मरवाही उत्तर और मरवाही दक्षिण, और इन सभी सेक्टरों में 43 जो कैंडिडेट जो इनके साथी होंगे, जो बूथ स्तर पे जो काम करेंगे, उनकी तैनाती की जा रही है। जिसमें आपको बता दूं कि कांग्रेस कमेटी ने 43 ऐसे विधायक, संसदीय सचिव और मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि कांग्रेस इसे कोई भी हाल पे इस चुनाव को जीतना चाहती है। चूंकि ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, यही वजह है कि वो इस सीट को अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहती है और यही वजह है कि लगातार वहां पर मंत्री, संसदीय सचिवों का दौरा होता रहा है। अब तक के अगर हम पुराने आंकड़े को देखें तो वहां पर 13 ऐसे हैं जो बड़े नेता जो है कांग्रेस के, वो वहां पर पहुंच गए हैं, मंत्री वहां पर पहुंच गए, घोषणाओं की बौछार हो गई है, जिला बनाया गया है मरवाही को, और इसी सब मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस वहां पर खड़ी हुई है और पूरे दमखम के साथ इस चुनाव को जीतने का दावा भी कर रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि अभी जो 3 तारीख को जो मतदान होगा उसमें किस तरीके से वोटिंग होते हैं और कौन इस बाजी को मारता है। लेकिन फिलहाल अगर तैयारियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और जोगी कांग्रेस से कहीं आगे कांग्रेस है, जो यही वजह है कि पूरे अपने मंत्रिमंडल को वहां पर तैनाती कर दिया है और कोई भी हाल से इस चुनाव को वो जीतना चाहती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए इस खबर पर। तो कांग्रेस की तरफ से जाहिर है डॉक्टर कृष्ण कुमार ध्रुव मरवाही उपचुनाव में अपना भाग्य आजमाएंगे कांग्रेस के टिकट से। क्या वो पार्टी को जीत दिला पाएंगे और क्या ये 43 दिग्गज जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग सेक्टरों में, क्योंकि फोकस यही है पार्टी का, किसी भी तरह मरवाही सीट पर जीत दर्ज की जाए। मरवाही सीट पर 3 तारीख को वोटिंग होना है और उपचुनाव के लिए सबसे पहले बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया और उसके बाद कल यानी सोमवार को ही कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। जैसा कि माना जा रहा था डॉक्टर के ध्रुव मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सोमवार शाम को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने नाम की घोषणा कर दी। हालांकि कृष्ण कुमार ध्रुव के नाम पर मुहर लगना ये तय ही माना जा रहा था और हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन इसके बाद भी कुछ और नाम दिल्ली भेजे गए थे। वहीं अब मरवाही से उम्मीदवार के नाम
लगभग तय हो गए हैं। जेसीसी-जे की हम बात करें तो अभी जेसीसी-जे की तरफ से हाला माना जा रहा है हालांकि कि अमित जोगी का नाम ही फाइनल है, लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। पहले भी मैं एक अधिकारी के रूप में सेवा करते रहा हूँ, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ब्लॉक मेडिकल अफसर रहा और अब जैसे जनता मुझे जीत का सेहरा बनाती है आगे, तो उनको मैं एक सेवक की तरह भी उनकी सेवा करते रहूँगा। पहले भी मैं एक तो फोकस कांग्रेस पार्टी का यही है कि किसी भी तरह जीत दर्ज करना है और रायपुर से ही खबर, जहां 30 स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी की है मरवाही उपचुनाव के लिए। मरवाही उपचुनाव में ये सभी 30 स्टार प्रचारक प्रचार करेंगे और कुछ प्रमुख नाम 30 स्टार प्रचारकों में प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मोतीलाल वोरा प्रचार करेंगे, तो वहीं रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और कांग्रेस के ऐसे कई बड़े चेहरे, बड़े नेता जो मरवाही पहुंचकर प्रचार करेंगे, कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील करेंगे। छत्तीसगढ़ में नए कृषि कानून पर मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री शिव डहरिया, अमरजीत भगत, मोहम्मद अकबर और प्रेमसाय सिंह टेकाम शामिल हुए। पहली बैठक में केंद्र के कानून की खामियों पर चर्चा हुई। वहीं प्रदेश के किसानों, मजदूरों, उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अपना कानून बनाने पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए, मुखातिब होते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है, नहीं तो शीतकालीन सत्र में नया कृषि बिल लाया जाएगा। हम छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की कीमत 2500 रुपया प्रति क्विंटल देते हैं। किसी भी कानून के माध्यम से केंद्र की सरकार के द्वारा हमारे किसानों के धान खरीदी को अगर प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी तो हम उन कानूनों को किस रूप में लागू करेंगे ये दूसरी बात है, लेकिन हम अपने छत्तीसगढ़ में अपना कानून बना करके छत्तीसगढ़ के किसानों को संरक्षित करेंगे। उनको पर्याप्त जो कीमत 2500 रुपया क्विंटल है उसको देंगे। नंबर एक, हम अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों को, उपभोक्ताओं को और मजदूरों को संरक्षित रखेंगे और इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो नया कानून बनाया जाएगा। कृषि संविधान के अधिकारों के तहत राज्य का विषय है और केंद्र सरकार ने तीनों कानून को ट्रेड के तहत, व्यापार या विनिमय के तहत लाया है। इसलिए वैधानिक लड़ाई हम पहले लड़ने जा रहे हैं कि कृषि हमारा सब्जेक्ट है, हम अपने कानून को लागू करेंगे। उसके बावजूद भी अगर रास्ता नहीं मिला तो हम अपने कानूनों में और क्या व्यवस्था कर सकते हैं, इसके बारे में आज विचार विमर्श किया गया। हम अपना कानून अपने राज्य में लागू करेंगे, उसको कौन रोक सकता है। सरकार के इस कवायद पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और इसे संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन करार दे रहा है। मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरे हिंदुस्तान के कानूनविद जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि केंद्र की राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत से अगर कोई भी विधेयक पारित होता है तो वो पूरे देश में लागू होगा और उसके बाद में ये खाली ढकोसला करना, दिखावाबाजी करना, राजनीतिक स्टंट है ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। खबर दिल्ली से, जहां प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने पहले ट्वीट कर खुद के कोरोना होने की जानकारी दी और अब खबर मिली कि उनकी पत्नी भी कोरोना की चपेट में आ गई है। पीएल पुनिया और उनकी पत्नी दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं। पीएल पुनिया और उनकी पत्नी फिलहाल घर में ही आइसोलेट हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि रायपुर से दिल्ली पहुंचने पर कोरोना की जांच में पत्नी और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि हम दोनों को कोई भी लक्षण नहीं है। हमने खुद को व्यक्तिगत आइसोलेशन में कर लिया है। खबर रायपुर से, जहां पीएल पुनिया को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया है। पुनिया के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी को कोरोना हो गया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपनी जांच करानी चाहिए, सबको क्वारंटीन होना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। पीएल पुनिया प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी लापरवाही की है। छत्तीसगढ़ में अलग कृषि कानून के ड्राफ्ट की तैयारियों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा
कि इस ड्राफ्ट से, इस बिल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस के नेता सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मंत्री अपने संविधान की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी को कोरोना हो गया है और एक बार पूरी कांग्रेस पार्टी का टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उनके प्रभारी और उनके साथ में बैठे हुए लोग जो 2 दिन तक पुनिया जी के साथ में रहे, वो अगर जनता के बीच में जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, तो सबको संक्रमित करेंगे। और इसलिए संक्रमित पार्टी के लोगों को सबसे पहले क्वारंटाइन होना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया कोरोना पॉजिटिव क्या हुए? कांग्रेस निशाने पर आ गई। पीएल पुनिया के पॉजिटिव होने के बाद लगातार बैठकों और सभाओं में शामिल होने की वजह से बीजेपी ने पूरी कांग्रेस को कोरोना ग्रसित होने की आशंका जता दी। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मांग की है कि पूरी कांग्रेस को क्वारंटीन होना चाहिए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस पर पलटवार किया। इस देश में सबसे पहले कोरोना किसको हुआ? तो क्या भाजपा कोरोना हो गई थी? अमित शाह का कोरोना तो दूसरी बार हुआ। तो भाजपा क्या ये स्वीकार करती है किसी एक नेता को कोरोना हो जाने से उनकी पूरी पार्टी कोरोना हो गई थी? इसका उत्तर दे दें, फिर मैं आगे उत्तर दूंगा। तो तीखा जवाब दिया मंत्री रविंद्र चौबे ने। रुक करते हैं अगली खबर का और बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कोरोना हेल्थ बुलेटिन की, जहां लगातार कोरोना संक्रमण प्रदेश में बढ़ रहा है। 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2875 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक मरीज रायगढ़ से मिले हैं। रायगढ़ से 229, तो राजधानी रायपुर से 224, कोरबा से 201, जांजगीर चांपा से 322 और दुर्ग से 163 मरीजों की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 1,45,000 के करीब मरीजों की पुष्टि अब तक हो चुकी है, जिनमें से एक्टिव केसेस 27,421 है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 1,286 है। कोरोना काल में व्यापार ठप पड़ने से व्यापारियों की परेशानी बढ़ गई है। त्योहारों पर भी कोरोना का खासा असर पड़ रहा है। पहले ईद, फिर गणेशोत्सव और अब नवरात्रि पर भी कोरोना का असर दिखने लगा है। नवरात्रि के मौके पर मूर्तिकारों को काफी नुकसान होने वाला है। बीजापुर में हर साल ओडिशा के मलकानगिरी से मूर्तिकार पैसे कमाने आते हैं, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के तहत मूर्तियों की ऊंचाई और मात्रा कम किए जाने की वजह से मूर्तिकारों को पिछले साल की तुलना में कम ऑर्डर मिले हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में मूर्तिकार एक तरह से आर्थिक संकट की मार झेलने को मजबूर है। पिछले साल डिमांड ज़्यादा था, पैसा भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। इस साल कोरोना वजह से थोड़ा सा डिमांड कम है। क्या गाइडलाइन दी गई है आपको? कितना हाइट का बनाना है? गाइडलाइन दिया है आपको 6 फुट, उसका नियम है। कितने सालों से बीजापुर में आके बना रहे हैं? हो गया 8-9 साल हो गया। तो इस साल कोरोना का असर दिखा है आपकी मूर्तिकारी पे? हाँ, नुकसान हो रहा है थोड़ा सा वो मोटे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बंसल न्यूज को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं।